गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रविवार को धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ था। इसी कारण इस दिन हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। रविवार देर रात से ही हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। सुबह होते होते हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और अन्य प्रमुख घाटों पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि, पितरों के कल्याण और जीवन में सुख शांति की कामना की। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इनमें 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप शामिल बताए गए हैं। इस दिन स्नान के साथ दान पुण्य, विशेषकर जल एवं जलपूर्ण पात्र का दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि गंगा दशहरा वह दिव्य अवसर है जब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि पितरों के मोक्ष और आत्मिक शुद्धि का भी पर्व है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और पितरों के निमित्त किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि गंगा दशहरा और पुरुषोत्तम मास के संयोग ने इस बार स्नान पर्व के महत्व को और बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन मां गंगा में स्नान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। गंगा तट पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और जयकारों की गूंज के बीच हरिद्वार का आध्यात्मिक वातावरण भक्तिमय बना रहा। उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर चिंता जताई है। रुद्रपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा कुछ इलाकों में जानबूझकर वोट काटने की कोशिश कर रही है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ बूथों पर नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं हो रही हैं। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और जिला प्रशासन से निष्पक्ष पुनरीक्षण सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बैठक में कहा कि मतदाता सूची एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो आम जनता का विश्वास डगमगा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी न होने पाए। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बूथों से प्राप्त शिकायतों का विवरण भी साझा किया। कई क्षेत्रों में नाम हटाए जाने, गलत पते पर नाम दर्ज होने और नए मतदाताओं को शामिल न करने की शिकायतें सामने आईं। कांग्रेस ने इन सभी मामलों की जांच कराने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार मतदाता सूची को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी गड़बड़ियां जारी रहीं तो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की और आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह बैठक उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि वह मतदाता सूची को लेकर किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने सभी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने और मतदाता सूची की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता के अनुसार इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगोत्री में स्नान और दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था।
गंगोत्री मंदिर के मुख्य द्वार पर लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए उत्सुक थे। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय रहीं। गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। मंदिर परिसर में साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पितरों के उद्धार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालु गंगोत्री धाम की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर भी मुग्ध नजर आए। जिला प्रशासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा। यातायात पुलिस ने मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया। यह पर्व गंगोत्री धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा का यह पर्व यात्रा सीजन की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। प्रशासन लगातार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। रुद्रपुर संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा विभाग की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और मीटर लगाने का काम रोक दिया। विरोध इतना तेज था कि टीम को काम अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सहमति के मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनके बिजली बिल बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि मीटर लगाने से पहले उनकी समस्याओं को सुनकर उचित समाधान निकाला जाए। प्रदर्शनकारियों ने टीम को घेरकर मीटर लगाने नहीं दिया। स्थिति बिगड़ती देख ऊर्जा विभाग की टीम ने काम रोक दिया और मौके से वापस लौट गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और ग्रामीणों की चिंताओं को दूर किया जाए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की योजना के तहत की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक समाधान निकाला जाएगा। यह घटना रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बढ़ते विरोध को उजागर करती है। स्थानीय प्रशासन अब इस मामले पर नजर रखे हुए है और जल्द ही दोनों पक्षों के साथ बैठक कर समाधान निकालने की कोशिश करेगा। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर नगर निगम सभागार में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस बार तय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। मेयर विकास शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों और नगर निगम की एसओपी पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि शहर में केवल 4 पारंपरिक और चिन्हित स्थलों खेड़ा, आदर्श कॉलोनी, सीर गोटिया और सुभाष कॉलोनी पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। प्रत्येक स्थल पर केवल एक सांकेतिक कुर्बानी होगी और किसी भी स्थान पर अतिरिक्त कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में तय किया गया कि सभी निर्धारित स्थलों पर ड्रोन के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम कर्मचारियों की विशेष तैनाती रहेगी। पूरी प्रक्रिया कुर्बानी निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि घरों के भीतर बच्चों के सामने कुर्बानी जैसी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों, गलियों और नालियों में अवशेष या खून बहने की स्थिति पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीमें पर्व के दौरान स्वच्छता व्यवस्था पर लगातार नजर रखेंगी। मेयर विकास शर्मा ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को दें। एडीएम ने न्यायालय और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के 100% अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।
बैठक में एसडीएम, सीओ, उत्तराखंड विद्युत वितरण खंड के जल संस्थान के अधिकारी, कोतवाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि मौजूद रहे। यह बैठक बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने की दिशा में प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। स्थानीय स्तर पर नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें, ताकि पर्व बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो सके। देखिए, हमारे पास कुछ विश्व हिंदू परिषद, ब्राह्मण महासभा, अन्य संगठनों ने मांग की थी कि माननीय उच्च न्यायालय की जो रिट संख्या 103 2018, 104 2018 है, उसका पालन नगर निगम में कराया जाए। तो हमने इसका आदेश यहाँ से जारी कर दिया है और इसमें हमने तय किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका पूरी तरह से रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में पालन किया जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से बकरीद की कुर्बानी पर अनुज्ञा प्राप्त क्लस्टर हाउसों में ही की जाएगी। उक्त अतिरिक्त कुर्बानी स्थल पर मात्र एक कुर्बानी दी जाएगी। प्रत्येक कुर्बानी स्थल की कुर्बानी कार्रवाई समाज द्वारा गठित समिति की निगरानी में की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 5 और मैक्सिमम 11 सदस्य हो सकते हैं। उक्त समिति में 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति नहीं होगा। कुर्बानी की पूर्ण कार्रवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी, डिजिटल निगरानी में की जाएगी। कुर्बानी की कार्यवाही में हिंसा प्रवृत्ति का प्रदर्शन ना हो, पूरी प्रक्रिया स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करे। और यह भी निर्देश दिया है कि ईद उल जुहा बकरीद के दिन किसी भी खुले स्थान पर, सार्वजनिक सड़क पर, किसी भी पूजा स्थल के सामने से गुजरने वाले रास्ते पर बकरे, भेड़, भैंस सहित किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ईद उल जुहा बकरीद के दिन किसी भी गाय की संतान, बछड़े या किसी भी ऊंट का वध नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जानवरों का खून नालियों में नहीं बहेगा। रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में किसी भी खुले स्थान पर जानवरों का खून और अपशिष्ट नहीं फेंका जाएगा। कुर्बानी स्थल अनुज्ञा प्राप्त क्लस्टर हाउस से अपशिष्ट हटाए जाने तथा उसका निस्तारण नगर निगम रुद्रपुर द्वारा ही किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जिन भी जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इस आदेश की कॉपी हमने अपने कमिश्नर, अपने शहरी सचिव साहब और हमारे यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ के सीओ, पशुपालन अधिकारी और इन तमाम लोगों को हमने भेज दी है ताकि इस आदेश का पालन हो सके और इस शहर के अंदर किसी को भी परेशानी ना उठानी पड़े। किसी प्रकार यहाँ जो ये खून नालियों में बहता है या इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है हिंसा की, वो ना हो पाए। इस सब चीजों को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के पालन करने के संबंध में इस आदेश को पारित किया गया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भडगानी ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों, सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति के साथ ही शिकायत निस्तारण व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने गैरहाजिर मिले कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि बिना सूचना या उचित कारण के अनुपस्थिति गंभीर अनुशासनहीनता है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद की जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त या खराब स्थिति में हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल ठीक कराया जाए। डीएम ने कहा कि सड़कें आमजन की सुविधा से सीधे जुड़ा विषय है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम को कुछ अधिकारी और कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में मिली शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में लगे मिले। इस पर उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि शिकायतों का समय से निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप जरूरी है। जिलाधिकारी ने विभाग का उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किया। निरीक्षण के समय कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने और जनता को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डीएम के सख्त रुख से विभाग में कार्य संस्कृति सुधारने की उम्मीद बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर इस निरीक्षण की सराहना हो रही है और लोग उम्मीद जता रहे हैं
कि अब खराब सड़कों की समस्या जल्द दूर होगी। उत्तराखंड SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध महाआंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत मंगलवार को सभी तहसीलों से SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार और जिला महामंत्री BR कोहली ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में 26 मई को सभी तहसीलों से ज्ञापन भेजे गए। यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 2 जून को महासम्मेलन आयोजित होगा और 7 जून को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 19 सूत्रीय मांगों में इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पदोन्नति एवं नियुक्ति में संवैधानिक रोस्टर का ईमानदारी से उपयोग करने, उपनल आदि नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने, SC एवं ST छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने, अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए स्थायी व्यवस्था लागू करने, गोल्डन कार्ड की कमियों को दूर करने, शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों से दूर रखने और 2010 से पूर्व TET की बाध्यता समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। पिथौरागढ़ में SDM जितेंद्र वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने वाले शिक्षकों में संगठन के जनपद अध्यक्ष अनिल कुमार, महामंत्री BR कोहली, प्रकाश मोहन, गिरीश प्रसाद, पुष्कर टमटा, नवीन कोहली, गोविंद आर्य, वासुदेव, राकेश सिंह, भुवन दुराल, मुन्नी टमटा, बिंदु कोहली, अनु विश्वकर्मा, दिशा चन्याल, सुशीला कोहली आदि शामिल रहे। डीडी हाट, धारचूला, गंगोली हाट, बेरीनाग, मुनस्यारी और कनालीछीना सहित सभी तहसीलों से शिक्षकों ने ज्ञापन भेजे। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह महाआंदोलन प्रदेश स्तर पर SC/ST शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर शुरू किया गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि आरक्षण नीति का सही क्रियान्वयन, पदोन्नति में पारदर्शिता और शिक्षकों के हितों की रक्षा उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचायत चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश सड़क पर विवाद का रूप ले लिया। इस घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी जल्द ही तीखी नोकझोंक में बदल गई। विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने सूचना दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देश पर कोटद्वार पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद उस्मान मुन्ना अहमद, मोहम्मद आरिफ अहमद, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद सुल्तान शामिल हैं। ये सभी मथाना कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि विवाद के और बढ़ने तथा सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। यह घटना पंचायत चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश को फिर से उजागर करती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस घटना से तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने का दावा किया है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पिथौरागढ़ जिले का दौरा कर गौरक्षा और गौकल्याण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न गौशालाओं और गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि गौरक्षा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। उन्होंने जिले में संचालित गौशालाओं की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशालाओं में रखे गए पशुओं की देखभाल, चारे की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही गोबर गैस प्लांट, गोमूत्र आधारित उत्पाद और अन्य आयामों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगानी ने आयोग के अध्यक्ष को जिले में चल रही गौयोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में गौरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर गौशालाओं को मजबूत बनाने का काम चल रहा है।
आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौसंरक्षण से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर आयोजन किए जाएं और गोउत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। यह दौरा गौरक्षा और गौकल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष के निर्देशों से जिले में गौसेवा कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मीटिंग आपने ली है, क्या प्रक्रिया है, क्या डिसीजन है, क्या निर्देश? आज ये जिले की समीक्षा बैठक थी जिसमें कि कितने गौसदन प्रेजेंट में हैं और हर तहसील पे गौसदन बनना है उसकी समीक्षा थी। तो कुछ जगह ज़मीन का चिन्हित हुआ है, कुछ अभी सब में होना है। आज जिलाधिकारी जी को हमने कहा है कि इस पर एसडीएम को वो दे दीजिए, उनको निर्देशित कर दीजिए और हमारा सीबीओ जो है इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है गौ ग्राम सेवक, जिसमें 5 नंदी 6 माह से ऊपर के जो रखेगा अपने घर में उसको 12,000 रुपया महीना देंगे। उसका प्रचार प्रसार के लिए कहा है और अभी सभी डॉक्टरों को उसका टारगेट दिया है कि हर डॉक्टर इस 26 के उसमें 25-25 गौ ग्राम सेवक बनाए, जिससे कि वो 5 नंदी रख के कम से कम गाय को तो लोग थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, और नंदी बाबा वैसे ही रहते हैं, इसलिए सड़क पर उनका आना कम होगा। इसलिए इस योजना को बड़ी तेज़ी से लाने के लिए प्रयास किया है। उसको कई जगह बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा यहाँ कम थी तो उसके लिए बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही 1962 एक सेवा है, उसके बारे में भी है कि जो घायल या जिनको बीमार हो जाते हैं तो उसका वो इलाज जैसे 108 करती है, 108 तो उठा के भी ले जाती है, लेकिन ये वहाँ पे जाके डॉक्टर इलाज कर लेते हैं, तो उसकी समीक्षा थी। साथ ही ये है कि हर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका विशेष रूप से कहना है कि भाई पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन हर तहसील पे हर ब्लॉक पे गौशाला बननी चाहिए, जिससे कि वो निराश्रित गौ माता हमारी वो सनातन की धुरी है, इसलिए गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, पुण्य का काम होना चाहिए, पाप का नहीं। इसीलिए आज ये बैठक थी और पूरे कुछ अधिकारी उस मौके पे मौजूद थे, कुछ उससे ऑनलाइन थे, तो इसलिए बातचीत हुई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया विधिक सेवा केंद्र शुरू किया गया है। यह केंद्र विकासखंड कलजिखाल के ग्राम कठूर में नालसा विधिक सेवा केंद्र योजना के तहत स्थापित किया गया। केंद्र का उद्घाटन सिविल जज सीडी एवं तहसील विधिक सेवा समिति श्रीनगर की अध्यक्ष कुमारी अलका ने किया। उद्घाटन अवसर पर कुमारी अलका ने कहा कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध, नशा मुक्ति और मानव तस्करी से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में आयोजित होने वाले समाधान समारोह, विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर ग्राम प्रधान कठूर सुदर्शन सिंह, आरएसआई धीरज सिंह, वीडियो दुर्गा प्रसाद भट्ट, भगवत सिंह, सज्जन सिंह और रक्षंदा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नया विधिक सेवा केंद्र स्थानीय स्तर पर लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल जिले में संचालित प्रेरणा कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 48 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस कोचिंग सेंटर में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा का मुख्य उद्देश्य उनकी शैक्षणिक क्षमता का आकलन करना और आगे की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। जोशी ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में अनुशासन और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल देखा। उन्होंने बताया कि ऐसी परीक्षाएं छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और भविष्य की तैयारी को सुदृढ़ करने में सहायता करती हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि जनपद के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कोचिंग सेंटर के शिक्षकों ने परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्क्रीनिंग परीक्षा जिला प्रशासन की उस पहल का हिस्सा है जिसमें स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। विद्यार्थियों ने परीक्षा के आयोजन पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों के नियमित आयोजन की उम्मीद जताई। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जनवरी 2026 में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आवाज उठाने के बाद वायरल हुए दीपक अब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनने से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दीपक कुमार कोटद्वार में हल्क जिम नाम से फिटनेस सेंटर चलाते हैं, जो उनके परिवार की मुख्य आय का स्रोत था। विवाद के बाद उनके जिम में सदस्यों की संख्या तेजी से घटी। पहले जहां अच्छी खासी भीड़ रहती थी, अब सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई है। दीपक का आरोप है कि वायरल होने के बाद कुछ लोग उनके ग्राहकों को जिम आने से रोक रहे हैं, जिससे उनका कारोबार लगातार घाटे में चल रहा है। वर्तमान में उनकी सबसे बड़ी समस्या जिम का किराया है। दीपक पिछले 5 महीनों से किराया नहीं दे पाए हैं। जिम का मासिक किराया करीब 40,000 रुपये है, जिसे चुकाना उनके लिए अब असंभव हो गया है। मकान मालिक की ओर से भी उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब दीपक अपने जिम को बेचने और कोटद्वार छोड़ने तक का विचार कर रहे हैं। दीपक का कहना है कि सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हीरो बनने से घर नहीं चलता। उनकी यह स्थिति वायरल होने के बाद की वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। दीपक की कहानी यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर अचानक मिली लोकप्रियता हमेशा स्थायी या सकारात्मक परिणाम नहीं देती। दीपक अब अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं। कोटद्वार प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दीपक की स्थिति कई युवाओं के लिए एक सबक भी बन सकती है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और वास्तविक जीवन की चुनौतियों के बीच बड़ा अंतर होता है।